विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको बताने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने हैं, इसमें बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सीएम के चेहरे को लेकर कोई ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं किया जाएगा। तो 5 राज्यों में होने हैं इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव और बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर यह बड़ा दांव खेला है। ये तीनों वो राज्य हैं जहां पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। अब तीनों ही राज्यों में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद हैं। ब्रजेश राजपूत मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अपडेट के लिए ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजस्थान के बारे में मनीष शर्मा बताएंगे और शुरुआत विकास भदौरिया से करेंगे क्योंकि इस वक्त सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ये तीनों राज्य, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बीजेपी ने तय कर लिया है दांव सिर्फ मोदी के चेहरे पर ही, किसी मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरे को आगे नहीं बढ़ाएगी पार्टी। विकास जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा तो सबसे बड़ा चेहरा है। वो तो हर चुनाव में, चाहे वहाँ पर राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरे के पर चुनाव लड़ा जाए या सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाए, वो प्रधानमंत्री का चेहरा तो हर जगह आगे आएगा। लेकिन जो हमेशा आमतौर पर बीजेपी में होता आया है, अगर 2021 के असम विधानसभा चुनाव को छोड़ दें, जहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री होते थे, उसके बावजूद बीजेपी ने वहाँ फैसला लिया था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेंगे और उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद वहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में मंत्री बना दिया गया और आपको पता है कि मुख्यमंत्री बदल दिए गए वहाँ पर। ठीक यही पैटर्न मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। फिलहाल बीजेपी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके चेहरे के बजाय सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी और यही कहानी न केवल राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ में भी दोहराई जाएगी। हालांकि इन दोनों राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है। विपक्ष में होते हुए बीजेपी अपने किसी भी एक नेता के चेहरे को आगे नहीं करेगी, चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो या अर्जुन मेघवाल हो, या छत्तीसगढ़ की बात करें पूर्व मुख्यमंत्री चाहे रमन सिंह हो, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हो या राज्यसभा सांसद सरोज पांडे हो, किसी भी चेहरे को आगे नहीं किया जाएगा बल्कि सामूहिक नेतृत्व में बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। बीजेपी के एक बड़े नेता ने हमें बताया कि 2017 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था वो इसकी सबसे बड़ी वानगी है। वहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सामूहिक नेतृत्व में उतरे थे। 14 साल से बीजेपी वनवास में थी। न केवल वनवास खत्म हुआ बल्कि 30 सालों का उत्तर प्रदेश का विधानसभा सीटों का रिकॉर्ड भी टूटा था। तो यही बात है कि यही वजह है कि बीजेपी इन तीनों हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्यों में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, जरा गौर करना बनता है यहां पर कि 2018 में पार्टी की क्या रणनीति थी और अब किस तरीके से तब्दीली उस रणनीति में देखी जा रही है। जब यह खबर, जिसका जिक्र अभी विकास भदौरिया कर रहे थे कि 2023 में पार्टी इन तीनों राज्यों में सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन 2018 में ऐसा नहीं था। 2018 में ये मुख्यमंत्री के चेहरे सामने थे। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं रमन सिंह, राजस्थान में कमान वसुंधरा राजे के हाथ में थी। तो 2018 में क्या हुआ ये आपके सामने, और अब जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते चलते हैं कि किस राज्य में सामूहिक नेतृत्व के तौर पर किसको कमान, या फिर वो कौन सी टीम जो एक साथ मिलकर चुनाव जिताने के लिए सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के चेहरे आपके सामने हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान से लेकर आप देख रहे हैं बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा है, नरोत्तम मिश्रा का चेहरा है, नरेंद्र तोमर का चेहरा है। तो ये वो तमाम चेहरे हैं मध्य प्रदेश में जो सामूहिक नेतृत्व देते हुए पार्टी को नजर आ रहे हैं। इनकी अपनी अपनी ताकत है, इनकी अपनी अपनी कमजोरी है, लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में लेकर पूछा जा रहा है, इस सामूहिक नेतृत्व वाले फॉर्मूले पर ब्रजेश बेहतर तरीके से बता पाएंगे। इसकी जड़ में वजह कहीं वो लड़ाई तो नहीं जो शिवराज वर्सेस महाराज वर्सेस नाराज कार्यकर्ता जो बात कही जा रही है सियासी गलियारों में। ब्रजेश,
देखिए, जब शुरुआत में सामूहिक नेतृत्व की बात चली तो हम सबको ही भरोसा नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब मध्य प्रदेश में पिछले 15 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में तो ऐसा हुआ था। मगर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ये बात एकदम साफ होती जा रही है कि अगला चुनाव होने के बाद फिर पार्टी सोचेगी कि मुख्यमंत्री किसको बनाना है। इनफैक्ट हमारे एबीपी न्यूज़ के प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। फिर जो हमारे एंकर देवांग ने पूछा कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने कहा पार्टी तय करेगी। तो उन्होंने फिर पूछा कि पार्टी किसको तय करेगी, उनका पार्टी का फैसला पार्टी तय करेगी। यही बात नरेंद्र तोमर ने भी सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव जीतने के बाद संसदीय दल फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये हम सब लोगों के लिए एकदम नई बात थी कि ऐसा पहले या पिछले चुनाव में कभी नहीं हुआ था। जो मुख्यमंत्री होते थे उन्हीं को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाता था। मगर ये बात भी उतनी ही सही है जो आप कह रही हैं कि पार्टी में जो झगड़ा है इस बात को लेकर भी है कि शिवराज सिंह चौहान को लंबा कार्यकाल मिल गया है, तो बाकी के सारे जो नेतृत्व हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, नरेंद्र तोमर हो या फिर नरोत्तम मिश्रा हो, ये सारे लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं और वो कार्यकर्ता भी नाराज हैं कि सिर्फ चार अफसर एक मुख्यमंत्री पूरा शासन एक ही तरीके से पिछले कई सालों से चला रहे हैं। तो इस बदलाव की बात भी जो एंटी इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, इसको तोड़ने के लिए ये चीज़ सोची गई कि अभी से कहा जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा पार्टी तय करेगी। हाँ, शिवराज सिंह होंगे या नहीं होंगे पार्टी फैसला करेगी। ये हम सब लोगों के लिए जो इतना लंबे से पिछले कई चुनाव देखते आए हैं 2003 से, ये एकदम नई बात थी। और मगर वो चीज़ अब धीरे धीरे घनीभूत होती दिख रही है और साफ होती दिख रही है कि चुनाव जीतने के बाद तय होगा कि शिवराज सिंह चौहान का भविष्य क्या होगा, वो मुख्यमंत्री होंगे या केंद्रीय मंत्री बनके जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से ये बात साफ हो रही है कि साहब सामूहिक नेतृत्व मध्य प्रदेश के लिए, और मध्य प्रदेश मतलब शिवराज सिंह चौहान, तो ये तय माना जाए विकास भदौरिया कि बतौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं एज अ सीएम एक फटीग फैक्टर आ चुका है। इसी वजह से ये सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी। ये देखिए, पार्टी के जो आला नेतृत्व है उसका ये साफ तौर पर मानना है कि पिछले 20 साल में शिवराज सिंह चौहान का जो इकबाल है वो घटा है और पार्टी के भीतर मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में गुटबाजी भी इसकी वजह से चरम पर है। और अगर ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के साथ अगर सामूहिक नेतृत्व के बिना विधानसभा चुनाव में उतरा जाता है तो जाहिर तौर पर गुटबाजी और बढ़ेगी और ऐसी सूरत में कहीं चुनावी नतीजे पिछले चुनाव यानी कि 2018 जैसे ना रह जाएं और बीजेपी बहुत थोड़े थिन मार्जिन से सत्ता से बाहर हो जाए। इस बार के जो सर्वे आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो सर्वे ये लगातार बता रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 2018 के चुनावों के आसपास वाली ये स्थिति वहाँ पर बनी हुई है और ऐसी सूरत में बीजेपी को यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सबको एक साथ चुनाव मैदान में ले जाकर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए ताकि सब सामूहिक शक्ति के दम पर एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाया जाए और फिर विधायकों के सामने फैसला लिया जाए कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चुनाव चेहरा चुनौती, बीजेपी की क्या है बड़ी रणनीति, इसी को लेकर सूत्रों के हवाले से आई सबसे बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरे के तौर पर किसी के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, सामूहिक नेतृत्व में ही पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ का अगर जिक्र किया जाए ज्ञानेंद्र, तो 2018 में तो चावल वाले बाबा रमन सिंह थे, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में 2018 में करारी शिकस्त बीजेपी को मिली और इसके बाद पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो संगठन का मजबूती से खड़ा ना हो पाना, यही वजह है कि बीजेपी ने किसी का चेहरा सामने ना करने का फैसला लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रोमाना आप। और मुख्यमंत्री जब थे डॉक्टर रमन सिंह, तो उनके नेतृत्व में अगर माने कि 2018 का चुनाव उन्हीं का चेहरा था जिसके आधार पर लड़ा था, तो 15 सीट में सिमट गई थी बीजेपी। अब इस बार सामूहिक नेतृत्व के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पुराने चेहरे को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आम जनता यही कहती है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो फिर ये वही पुराने चेहरे आएंगे। तो इसलिए संगठन ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता कि पुराने चेहरों को आगे करे और फिर उसके साथ चुनाव में जाओ जिसका नुकसान हो। रमन सिंह इसलिए एक्टिव दिखाई देंगे आपको पूरे चुनाव में रोमाना, क्योंकि 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं और बेदाग छवि के नेता रहे हैं। हालांकि चावल घोटाले का उनका, अगर चावल वाले बाबा वो सकारात्मक है तो चावल वाले घोटाला वाले बाबा भी उनको कहा जाता है, लेकिन एक छोर से दूसरे छोर तक
सभी लोग जानते हैं कि ये रमन सिंह हैं। नेता की आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, तो इसलिए रमन सिंह आपको पूरे चुनाव में सक्रिय दिखाई देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, बिल्कुल ये असंभव सा है। अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, और भूपेश बघेल ओबीसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 52% की आबादी है। इसके साथ राम विचार नेताम हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको अब फिर से विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। केदार कश्यप बस्तर से आदिवासी नेता हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। ओपी चौधरी लगातार पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि निश्चित तौर पर सामूहिक नेतृत्व के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और जैसा विकास जी बता रहे थे, वरिष्ठ सहयोगी हमारे, कि सामूहिक नेतृत्व के साथ अगर ये छत्तीसगढ़ में नहीं जाते हैं चुनाव में, तो न केवल नुकसान होगा, बल्कि आप ये कहिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए अब केवल मोदी का चेहरा, संगठन की पूरी मेहनत, बूथ में मैनेजमेंट, इसी सब के सहारे ही बीजेपी चुनाव जीत सकती है रोमाना। और इसलिए सामूहिक नेतृत्व ही सहारा है, और यही बीजेपी के लिए सबसे कारगर साबित होगा छत्तीसगढ़ में। रोमाना, बिल्कुल बड़ी जानकारी आपने दी है। देखिए, मुझे लगता है एक बार फिर से जरा विकास के पास चलेंगे, क्योंकि भूपेश बघेल जिस तरीके से जिक्र यहाँ पर ज्ञानेंद्र ने भी किया है, ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो बीजेपी के पास भूपेश बघेल की काट के तौर पर कोई नेता है नहीं, और यही सबसे बड़ी कमजोरी बीजेपी की छत्तीसगढ़ में नजर आती है। विकास, ये देखिए रोमाना, कार्ड के तौर पर जब मुख्यमंत्री का चेहरा होता है, उसका मुकाबला तब तक नहीं हो सकता जब तक कि बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी ना हो। और भूपेश बघेल के खिलाफ बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं, उस बात को बीजेपी नेतृत्व भी स्वीकारता है। हालांकि भूपेश बघेल के शासनकाल के दौरान जो घोटाले हुए हैं, उसको लेकर बीजेपी एक छवि बनाने की ज़रूर कोशिश कर रही है, ताकि आने वाले चुनाव तक इस छवि को और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। और अगर कोई उसके मुकाबले कोई बड़ा नेता एक छवि का है नहीं, तो फिर सामूहिक नेतृत्व जो उसकी ताकत है, बीजेपी की संगठन की ताकत, बूथ मैनेजमेंट और सभी बड़े नेताओं को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करना, ये जो ताकत है बीजेपी, उस ताकत पर लड़कर चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, कमजोर पिच पर कोई भी पार्टी बैटिंग नहीं करना चाहती है, और मजबूत पिच बीजेपी की वो सामूहिक नेतृत्व और मजबूत संगठन ही है। और इसलिए बीजेपी यहाँ पर मजबूत पिच पर बैटिंग करके इस चुनाव को जीतने की कोशिश करना चाहती है। बिल्कुल, फिलहाल एक कोई चेहरा सामने ना कर पाना, इसमें मजबूर इस रूप में बीजेपी नजर आ रही है कि कहीं पर आपसी रार है, कहीं पर उतना सशक्त चेहरा नहीं है जो चुनौती दे पाए। इसी वजह से फिलहाल जो सबसे बड़ा दाव बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है, वो ये सामूहिक नेतृत्व वाला है। तो लगातार जिस बड़ी खबर को लेकर हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, वो यही कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति तय कर ली है, और रणनीति ये है कि सामूहिक नेतृत्व के तहत बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। इन विधानसभा चुनाव में सीएम के चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, किसी एक चेहरे को बीजेपी प्रोजेक्ट नहीं करेगी, और इसकी भरपाई बीजेपी की तरफ से सामूहिक नेतृत्व को आगे करके की जाएगी। इस साल के आखिर में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वो राज्य जहां 2018 से पहले बीजेपी का राज था, 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी, उन तीनों राज्यों के लिए बीजेपी की तरफ से बड़ा दाव, तीनों जगह सामूहिक नेतृत्व में ही बीजेपी ने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। राजस्थान में इसकी बड़ी वजह क्या मानी जा रही है, मनीष शर्मा? रोमाना, जिस फॉर्मूले की या जिस रणनीति की बात हम कर रहे हैं, अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो आज से तकरीबन 1 साल पहले ही ये तय हो गया था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा, केवल होगा तो मोदी का चेहरा और कमल निशान। और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो राजस्थान के दौरे पर आए, उन्होंने बार बार सार्वजनिक मंचों से इसी बात को दोहराया। अगर पिछले 8 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तकरीबन 7 दौरों की मैं बात करूं, तो तब भी ये बात बिल्कुल साफ थी कि राजस्थान में कोई भी चेहरा मुख्यमंत्री का प्रत्याशी नहीं होगा, और केवल मोदी सरकार के कामकाज, मोदी के चेहरे और पार्टी के निशान यानी सिंबल कमल पर चुनाव लड़ा जाएगा। और ये बात अब तमाम राज्यों पर लागू की जा रही है। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो पिछला यानी साल 2018 का चुनाव वसुंधरा राजे की अगुवाई में लड़ा गया था। पार्टी की परफॉर्मेंस कम जरूर थी, लेकिन खराब नहीं थी। तब बीजेपी को 73 सीटें मिली थी 200 में से, और कांग्रेस 100 से कुछ ज़्यादा सीटें लेकर सत्ता में आई। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में वसुंधरा तकरीबन 4 साल से बिल्कुल अलग थलग है। पार्टी के प्रदेश स्तर के किसी भी कार्यक्रम में वसुंधरा मौजूद नहीं रहती। हालांकि कहने को वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं,
इसी तरह से कुछ और नाम भी हैं जी। जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं, जी। अर्जुन राम मेघवाल वो भी एक केंद्रीय मंत्री हैं, इनके नाम लिए जाते हैं। लेकिन अभी भी इस बात को लेकर सस्पेंस है कि आखिर राजस्थान में अगर सरकार बनी तो चेहरा कौन होगा। जी रोमाना, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, मुझे लगता है जरा विकास भदौरिया बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि अगर राजस्थान के रण की बात की जाए विकास, तो बीजेपी नेताओं की राजस्थान में जो आपसी रार है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ी वजह बन रही है कि सामूहिक नेतृत्व के अलावा और कोई चारा बचता नहीं है पार्टी के पास चुनाव मैदान में उतरने के लिए। विकास ये देखिए रोमाना, स्थानीय रार तो हर पार्टी में, हर प्रदेश में, हर राज्य में है, लेकिन यहाँ पर एक जो बड़ी वजह है, वो एक बड़ी वजह ये है कि केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि राजस्थान में पीढ़ी परिवर्तन हो। जो पुराना नेतृत्व है उसके बजाय नए नेतृत्व को, नए चेहरे को, नई उम्मीद को सामने लाया जाए, ताकि जनता का नेतृत्व देने वाला एक नया लीडर लंबे समय तक पार्टी को वहाँ सर्व कर पाए। और यही वजह है कि यहाँ पर सीधे तौर पर निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। अगर पीढ़ी परिवर्तन होगा तो वसुंधरा राजे के बजाय और कोई मुख्यमंत्री होगा। उसमें जाहिर तौर पर दो प्रमुख नाम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और अर्जुन मेघवाल के हैं, लेकिन ये चुनाव के बाद ही तय होगा। फिलहाल जो बड़ी वजह है सामूहिक नेतृत्व के में जाने की, वो एक बड़ी वजह, एक तो आला कमान का पसंद नहीं करना वसुंधरा राजे को, दूसरा पीढ़ी परिवर्तन की चाह, और तीसरा सामूहिक नेतृत्व में जाने से सभी जो रार है वो खत्म हो जाएगी और हर क्षेत्र का नेता पूरी ताकत से पार्टी को जिताने में लगेगा, जिसका आखिरी में लाभ पार्टी को होगा। पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री भी उसी का होगा। रोमाना, बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वो जो आज बैठक हो रही है केंद्रीय चुनाव समिति की, बीजेपी की, उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि बीजेपी में आज केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक होगी तो सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर ही फैसला होगा। पहले ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को लेकर भी उम्मीदवारों के नाम की कोई लिस्ट सामने आ सकती है, लेकिन नहीं, अब छत्तीसगढ़ पर चर्चा आज नहीं होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की, बीजेपी की आज जो बैठक होगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मतलब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृहमंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। तो ये सभी लोग जब मंथन करेंगे तो आज सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं। सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। नीरज, इसके पीछे वजह क्या बताई जा रही है कि सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर मंथन और मध्य प्रदेश के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर, छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, कल देर रात तक बैठक इसको लेकर चली, लेकिन क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ में एक पार्टी का बड़ा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होना है, इसको लेकर वहां पर तैयारियों को लेकर पार्टी के सारे नेताओं को वहां ड्यूटी पर लगाया गया है। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी थी उसको स्थगित किया है और आज सिर्फ मध्य प्रदेश के टिकटों को लेकर बैठक होनी है और मध्य प्रदेश के टिकटों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। तो मध्य प्रदेश के लिए आज ये जो फैसला लिया जाएगा, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मतलब उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी, और क्या माना जाए कितने उम्मीदवारों के नाम इस बैठक के बाद सामने आ सकते हैं? नीरज, देखिए 2 दिन पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें करीब 50 ऐसे नाम हैं जो बी कैटेगरी के हैं, उनको लेकर चर्चा हुई है, उनको लेकर शॉर्ट लिस्ट किया गया है नामों को। माना ये जा रहा है 50 लोगों की जो सूची है आज उस पर डिस्कशन होगा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पे, लेकिन कितने लोगों पर निर्णय होगा ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होगा। तो माना ये जा रहा है कि अधिकतम 50 और बाकी कितनी सीटें रोकते हैं या कितनी सीटें जारी करते हैं ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय होगा, लेकिन ये तय है कि करीब 40 से 50 के बीच में ये संख्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे। कोई और अपडेट आएगा तो दर्शकों तक जरूर पहुंचाइएगा। जल्दी से ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, तो ये तय माना जाए कि वो सीटें जिनको लेकर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर आज लगाई जाएगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, वही सीटें जो 2018 में बीजेपी के हाथ से निकल गई थी, जहां कांग्रेस जीत गई थी?
हाँ देखिए, अभी तक बीजेपी की रणनीति यही है। बीजेपी कांग्रेस की रणनीति का फर्क है। ये बीजेपी उन सीटों का नाम पहले अनाउंस कर रही है जहां पे वो हारे हुए हैं, और कांग्रेस जो हमारे पास खबर है, कांग्रेस उन सीटों के नाम पहले अनाउंस करने जा रही है जहां पे वो जीती हुई है। तो दोनों पार्टियों की रणनीति का फर्क है। मैं इस वक्त भोपाल के बीजेपी दफ्तर में हूँ। यहाँ पे वीडी शर्मा हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, भूपेंद्र यादव हैं जो चुनाव के प्रभारी हैं। थोड़ी देर बाद तकरीबन 2-2:30 बजे ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे और जो शाम की जो बैठक होगी उसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री के साथ जाएंगे। पर सबको उम्मीद है कि आज उस बैठक में, आज तो नहीं मगर कल या परसों कभी भी नाम आ जाएंगे, और ये नाम वही होंगे जो कई दौर की बातचीत के बाद तय कर लिए गए हैं। मगर ये होंगे वही नाम जिन पर पार्टी पिछले चुनाव में हार चुकी है। तकरीबन 116 सीटों पर बीजेपी ने पराजय का मुंह देखा था, तो उनमें से 40 सीटें आ गई, 39 सीट्स आ गई, और बाकी की सीट में धीरे धीरे आएंगी। मगर फर्क बीजेपी कांग्रेस का यही है कि बीजेपी उन सीटों पर आगे आ रही है पहले जहां पे पार्टी हारी हुई है, और कांग्रेस उन सीटों पर पहले लिस्ट लाने की वजह भी आगे आपसे समझेंगे कि आखिरकार वजह क्या है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर सीटों पर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है, और कांग्रेस की तरफ से जो तैयारी की जा रही है वो जिन सीटों पर वो ताकतवर खुद को महसूस करती है वहां के लिए वो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट लेकर आएगी। और इस बीच जरा दर्शकों को जानकारी दे दें, दिल्ली में कांग्रेस की भी तो बड़ी मीटिंग है मध्य प्रदेश को ही लेकर। जी, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक जो है वो लगातार दूसरे दिन आज हो रही है। इस बीच खबर ये, कांग्रेस में टिकट को लेकर अब क्राइटेरिया बना दिया गया है। बाकायदा एक क्राइटेरिया तय किया गया है कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर, और वो क्राइटेरिया क्या है जानने के लिए आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपडेट के साथ। क्या तय पाया गया है, मापदंड क्या रहने वाला है टिकट के लिए? देखिए रोमाना, ये कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि चुनौती अभी बीजेपी की उनके सामने है, लिहाजा 5,000 के करीब के वोट से जो पिछले कैंडिडेट्स हारे हैं उनको टिकट दिया जा सकता है, लेकिन उनके इलाकों में सर्वे कराया जाएगा और उनके जातिगत समीकरण देखे जाएंगे। लेकिन 20,000 से ज्यादा उम्मीदवार जो पिछले चुनाव में हारे हैं उनको इस क्रिया से बाहर रखा जा रहा है, उनको टिकट वितरण प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, टिकट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसके अलावा युवाओं, औरतों और नए फेसेस, इन पर फोकस करेगी कांग्रेस। तो कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ है, वो विनेबल कैंडिडेट्स देखना चाहते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि 5,000 के आसपास से अगर कोई कैंडिडेट पिछले चुनाव में हारा है तो उन्हें टिकट देने में शामिल किया जा सकता है। पिछले 3 बार से लगातार जो लोग चुनाव हार रहे हैं उनको भी टिकट वितरण से, टिकट के लिए कंसिडर करने से बाहर रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। अब फिर से जरा आपको लेकर चलते हैं, ब्रजेश हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, तो पहली लिस्ट में भले ही जिन सीटों पर ताकतवर कांग्रेस है वहां पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाए, लेकिन आगे के लिए कमजोर सीटों के लिए क्राइटेरिया साफ। जिस बात की जानकारी अभी आशीष दे रहे थे कि वही उम्मीदवार दोबारा चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे जो 5,000 वोटों से कम के अंतर से हारे, और अगर 20,000 से ज्यादा वोटों का अंतर रहा हार का तो फिर तो मतलब टिकट नहीं मिलेगा। अब इससे कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नाराजगी तो मोल नहीं ले लेगी कांग्रेस? ब्रजेश, देखिए, कांग्रेस में बड़ा फर्क, कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा फर्क है। बीजेपी में किसी को नहीं मालूम कि कौन व्यक्ति टिकट देगा, मगर कांग्रेस के सभी लोगों को मालूम है कि जो टिकट मिलेगी वो कमलनाथ ही देंगे, क्योंकि उन्होंने कई सर्वे करवाए हैं। कमलनाथ अपने सर्वे के आधार पर टिकट देंगे जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, और वो जीतने वाला उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगी, भले ही वो कोई भी क्राइटेरिया का हो। कमलनाथ से कल जब मीडिया की बात हुई थी उन्होंने कहा था तकरीबन 100 नामों पर चर्चा हो चुकी है, वो नाम कब तय किए उन पर दोबारा फिर चर्चा होगी, मगर फिलहाल ऐसे 100 नाम तय कर लिए गए हैं जिन पर एक बार फिर से चर्चा होने के बाद उनमें से आधे या तकरीबन पूरे नामों की घोषणा कर दी जाएगी आने वाले 1-2 दिन में। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि हमको किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। बीजेपी का क्या हो रहा है कि बीजेपी की आज जो मीटिंग है तो उसमें शायद कल या परसों तक नाम का अनाउंस हो जाए, मगर बीजेपी ये भी सोच रही है कि 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जी का जो भोपाल में बड़ा प्रोग्राम है उसके बाद नामों का ऐलान किया जाए, क्योंकि यदि नामों का ऐलान पहले कर दिया जाएगा तो जो बहुत सारे लोग जो टिकट पाना चाहते हैं अपने लोगों को लेकर यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि पार्टी ने तय किया है कि तकरीबन 10 लाख लोगों को भोपाल में इकट्ठा किया जाए। तो पार्टी ये भी सोच रही है कि जो नामों का ऐलान हो वो 25 तारीख के बाद किया जाए। फिलहाल यही उलझन बनी हुई है।
हुई है, मगर बीजेपी में किसी को नहीं मालूम है कि कौन टिकट बांटेगा, कब लिस्ट आएगी। मगर कांग्रेस वालों को थोड़ा मालूम है कि दिग्विजय सिंह तमाम नेता कह रहे हैं जो टिकट मिलेगी कमलनाथ देंगे, कमलनाथ के सर्वे देंगे, और कोई पार्टी का बड़ा नेता नहीं है जो किसी को टिकट दिलवा सके। और कमलनाथ इस मामले में बहुत फेयर है। उन्होंने जिस तरीके से जो उपचुनाव लड़वाए थे या नगर निगम के चुनाव लड़वाए थे, उन्होंने ऐसे लोगों को भी टिकट दिए थे जिनको वो जानते नहीं थे, और बहुत बेहतर परफॉर्मेंस निकल के आया था। तो कुल मिला के बीजेपी कांग्रेस दोनों की टिकटों पर पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की निगाह है। और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां तो बीजेपी की वो जो दूसरी लिस्ट जो उम्मीद की जा रही थी कि आज आ जाएगी, ज्ञानेंद्र जरा इंतजार करना होगा उसके लिए अभी। हाँ, इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा रोड शो है और निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री यहाँ से जाएंगे, कई दौर की बैठकें हो गई हैं। अमित शाह लगातार हर हफ्ते या तो महीने में ये कहिए कि 2 बार 3 बार छत्तीसगढ़ आ जा रहे हैं। ओम माथुर और बस्तर से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सब समीकरण बैठक कई दौर की जब चलेगी और उसके बाद जब मंथन होगा तब उसके बाद ही ये टिकट बंटवारे का फैसला होगा। और जैसा नीरज बता रहे थे कि चूंकि प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली है वहाँ पर, रायगढ़ में रोड शो भी करेंगे, उसके बाद ये सब तय होगा। रोमाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज सीएम योगी सबसे पहले महाकाल के दर्शन करने के लिए उनके दर पर पहुंचे और उन्होंने महाकाल की पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपके सामने हैं जिस समय महाकाल के दर पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर आ रही है। कोकेरनाग इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सेना और पुलिस के एक अधिकारी जख्मी बताए जा रहे हैं। 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। बड़ी खबर इस वक्त, एनकाउंटर की शुरुआत उस वक्त हुई जब सुरक्षा बलों को क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पता चला, जिसके बाद गरुड़ गांव में तलाशी के लिए टीम पहुंची थी और वहीं पर यह ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एनकाउंटर, बड़ी खबर इस वक्त की 2 से 3 की संख्या इन आतंकियों की जिनके छिपे होने की खबर है। और अभी वहां से और क्या कुछ जानकारी हमें मिल रही है, हमारे साथ आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता जुड़ गए। आसिफ, ये एनकाउंटर हो रहा है, क्या कुछ जानकारी और इस पर? के अभियान जारी है। ये पिछले महीने एक हुई घटना के बाद लगातार जंगल के इलाके में चल रहे ऑपरेशन थे, जिसमें सेना के 3 जवानों को घात लगाकर मिलिटेंट्स ने मार गिराया था। उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा बलों ने इस पूरे जंगल के इलाके में तलाशी अभियान चलाया और आज सुबह तड़के 3 मिलिटेंट्स को एक जगह पे घेरा गया था सुरक्षा बलों की तरफ से। लेकिन क्योंकि जंगल का इलाका है, छुपे हुए मिलिटेंट्स की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें सेना और पुलिस का एक अधिकारी जख्मी हुए, जबकि ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक भी बुलाई गई है। और सुरक्षा बलों का अभी भी ये कहना है कि जो 3 मिलिटेंट है अभी भी इसी इलाके में मौजूद है, जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हालांकि अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे या जख्मी जाने की हो जाने की कोई भी खबर नहीं है। ठीक है आसिफ, इस खबर पर नजर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। आज सुबह से उनके ठिकाने पर छापेमारी चल रही है और इसी बीच उनकी तबीयत खराब होने की खबर भी सामने आ रही है। आज सुबह से आईटी की टीम कई जगहों पर छापेमारी, और बताया जा रहा है मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी हुई ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। और इस पर बात करने के लिए उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, बड़ी जानकारी मिल रही है कि तबीयत बिगड़ गई आजम खान की, क्या इस पर डिटेल्स? और यहाँ शिरीन, अभी आजम खान के घर के अंदर से जो कन्हैया लाल नाम के अधिकारी निकले हैं आकर के जो गोल्ड की वैल्यूएशन करने के लिए आए थे, उन्होंने बताया कि अभी कार्रवाई शुरू भी नहीं हो पाई है क्योंकि आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। और हम आपको बता दें कि आजम खान के घर में सुबह 7 बजे से ही आकर के टीम के अधिकारी हैं मौजूद अंदर। लगभग 40 अधिकारी जो हैं वो आकर के जगह जगह छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। रामपुर में लगभग 5-6 जगहों पर कार्रवाई चल रही है। आजम खान के घर में भी जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। उनका कहना है, जो अभी बाहर निकले हैं, उन्होंने बताया कि आजम खान की पत्नी भी अंदर हैं, उनके बेटे भी हैं और आजम खान भी हैं। क्योंकि आजम खान की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए अभी आगे की कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है प्रॉपर वे में। लेकिन जो सर्चिंग का काम है वो पूरा हो चुका है लगभग।
और अंदर ही आजम खान है। हम आपको बता दें कि आजम खान की उम्र काफी है और पिछले दिनों उनकी हार्ट सर्जरी भी हुई थी, तो संभवतः इसीलिए कुछ हो सकता है तनाव की वजह से, किस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। तो फिलहाल अधिकारी को कहना है कि कुछ देर के लिए अभी जो सर्चिंग है वो भी रोकी गई है और जो आगे की पूछताछ है, जो मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का जो लेन देन है पैसे का जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में, उस सिलसिले में बात करनी है, अधिकारियों को उनसे पूछताछ करनी है। आयकर के जो भी लेन देन हुआ है बैंक खातों का या जो पैसा आया है गया है उसका हिसाब किताब देखना है। तो अभी अधिकारी जो हैं अंदर हैं और जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो भी लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि रामपुर में आजम खान से जुड़े हुए 5 ठिकानों पर अभी कार्रवाई चल रही है छापेमार। एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं नसीर खान, जो आजम खान के दोस्त हैं, उनके आवास पर, उनके फार्म हाउस पर, आजम खान की यूनिवर्सिटी पर और हमसफर रिजॉर्ट पर और आजम खान के घर पर। ठीक है, आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा उबैदुर रहमान। आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। तो बड़ी खबर हमारे सहयोगी बता रहे थे कि छापेमारी और दूसरी तरफ आजम खान की तबीयत भी बिगड़ रही है।